जैन साथियों, मैं शिवानी दाई एजुकेशन एनीवेयर से आपके लिए डेली के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ती हूँ, जिसमें आपको बता दूं कि एक डेली आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाया जाता है। उसी टॉपिक में आज भारत की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ था, किस प्रकार हमारा क्या संविधान के निर्माण की बात की गई थी, सब कुछ स्वतंत्रता से लेकर आपका जो अधिकार हुआ था ब्रिटिश शासन को, उससे लेकर स्वतंत्रता तक की सारी आपकी डिटेल इसी क्लास में क्लियर की जाएगी। तो इसीलिए पहले क्लास को शेयर कर दीजिए, सभी क्लास में जुड़ जाइए। स्टार्टिंग करते हैं आज भारत की पृष्ठभूमि, ठीक है ना। भारत की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि के अंदर देखना है कि ब्रिटिश शासन कब से आरंभ हुआ था, आपका कंपनी का शासन कब से कब तक था, ब्रिटिश ताज कब से कब तक था, सारा क्लियर करवाया जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश हमारे भारत में आई थी। तो याद रखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, याद रखना ब्रिटिश, लिखते हुए चलना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। याद रखना इनको, ये किस प्रकार अधिकार प्राप्त हो, तो याद रखना महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम की चार्टर द्वारा इन्हें व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, 1600 ईस्वी में आई थी। याद रखना 1765 तक, जो आपकी थोड़ा आपको बताते चलूंगी, आप कुछ लिखते चलना, कुछ मैं लिखती चलूंगी, ठीक है ना। तो आपको बता दो, जैसे कि मैंने कहा था कि एलिजाबेथ प्रथम की चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त थी। तो उसी अनुमति के कारण याद रखना 1758 तक इनका इसी प्रकार जारी रहा था, इनका जो व्यापार था। 1765 में आकर मुंबई और आपके बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र अधिकार प्राप्त कर इनके द्वारा जो क्षेत्र अधिकार था वो बढ़ा दिया गया था कंपनी का। साथ ही में याद रखना 1858 के विद्रोह के बाद शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। और यह 15 अगस्त 1947 तक जारी रहा। अब स्टार्टिंग करते हैं कि कब से कंपनी का शासन चालू होता है, किस प्रकार चालू होता है, कब क्या निर्माण होता है और ब्रिटिश राज कब से स्टार्ट होता है। तो आगे स्टार्टिंग करते हैं। पहले आपको जो बोला था वो फिर से रिपीट कर देती हूँ। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि पृष्ठभूमि किस प्रकार रही थी भारत की, तो याद रखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईसा पूर्व में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। याद रखना इनको जो अधिकार प्राप्त था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा यह अनुमति प्राप्त थी भारत के अंदर व्यापार करने की। नेक्स्ट आपको 1765 तक इनका ये व्यापार कंपनी के रूप में ही कार्य करता रहा था। 1765 में आके बंबई, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी का क्षेत्र अधिकार प्राप्त कर इनका क्षेत्र अधिकार बढ़ा दिया गया था। और जो कंपनी के व्यापार से लेके आपका जो अधिकार था वो क्षेत्रों में आपका बढ़ चुका था। नेक्स्ट आपको याद रखना है उनका जो क्षेत्र अधिकार था 1858 के विद्रोह के, जिसे पहला सिपाही विद्रोह कह सकते हो आप। तो याद रखना उस विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज के हाथों में शासन भारत का चला गया था। और याद रखना ये आपका शासन था 15 अगस्त 1947 तक इसी प्रकार जारी रहा था। स्टार्टिंग करते हैं। पहले आपको कंपनी का शासन किस प्रकार था, तो एक तो आपका कंपनी का शासन 1773 से 1858। दूसरा ब्रिटिश ताज का शासन, यह आपका कब से रहता था, याद रखना 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते पहले कंपनी का शासन देखते हैं। कंपनी के शासन से 1858 तक सारा क्लियर करवाएंगे, उसके बाद आपका ब्रिटिश ताज का शासन। ठीक है ना। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम। इसके द्वारा पॉइंट डाल के नोट करते रहना, इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों को अनुमति देती गई, अनुमति प्रदान की गई। दूसरा आपको नोट करना है, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आपको डालना है, इस अधिनियम से मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई, अधीन कर दिए। फोर्थ पॉइंट आपको डालना है, इस अधिनियम से कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम एलिजा इम्फे थे। शायद आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है ना। दिखने में प्रॉब्लम हो तो बताते रहना। इसी के साथ आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले आपको ये 4 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इस अधिनियम की। 1773 के अधिनियम से स्टार्टिंग करते हैं। पहला अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके अंदर क्या क्या आपके परिवर्तन किए गए थे भारत के अंदर, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको हो जाएगा, इसके द्वारा कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य थे उनको अधिकार प्राप्त कर दिया गया था, यानी कि अनुमति प्रदान की गई थी, अधिकार प्राप्त कर दिया गया था प्रशासन। नेक्स्ट आपको बताना है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इससे क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को अनुमति किसके द्वारा दी गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इससे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो इसी प्रकार समझाती चलूंगी। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना कि इस अधिनियम से बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर था, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल बंगाल के तो याद रखना वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखते चलना है। साथ ही आपको थर्ड पॉइंट याद रखना कि इस अधिनियम से मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट इसी के अंदर आपको याद रखना है कि इस अधिनियम से कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था। उस उच्चतम न्यायालय के अंदर एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए थे। उस आपके मुख्य न्यायाधीश के अंदर याद रखना, मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे उस कोर्ट के अंदर, तो एलिजा इम्फे थी। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग इसी के बाद देखते हैं आगे अगला वाला, ये आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। सारे इसी प्रकार आपको क्लियर करते चलेंगे। पूरी क्लास आपको लेनी है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास। अगला आपको बताना है कि 1781 का, ठीक है ना, 1781 का संशोधन अधिनियम।
अमेंडमेंट एक्ट कह सकते हो, संशोधन अधिनियम। इसे बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। पहली बात, 1773 के एक्ट की कमियों को पूरा करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। पॉइंट इसको अंदर डालना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से अलग कर दिया। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, राजस्व वसूली व राजस्व संबंधी कार्यों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से अलग कर दिया गया। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, इस अधिनियम से कलकत्ता के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिया। गया। फोर्थ पॉइंट किसी के अंदर याद रखना आपको, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं के निजी कानून से हिंदुओं को व मुस्लिमों के निजी कानून के हिसाब से मुस्लिमों को मान्यता दी जाएगी। इसी के अंदर एक पॉइंट अब आपको डालना है, यहाँ तक से दिख नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज पर कर देंगे वो पॉइंट। तो आपसे पूछा क्या गया, तो पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है, तो उसके बाद 1781 क्या संशोधन अधिनियम आता है, जिसे अमेंडमेंट एक्ट संशोधन अधिनियम बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किस लिए किया गया, तो 1773 की एक्ट की जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरा करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल व काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बरी कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। राजस्व वसूली व राजस्व संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से अलग कर दिया गया था। साथ ही में इस अधिनियम से कलकत्ता के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिया गया था। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुस्लिमों को निजी कानून के हिसाब से मुस्लिमों को मान्यता दी थी। ठीक है ना, एक पॉइंटर इसके अंदर इसी 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर लिखना है, वो भी इसी पेज पे लिख देंगे। फिर पॉइंट के अंदर वो लिखते चलना, ठीक है। पॉइंट 5 नंबर, इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रांतीय न्यायालयों को
न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखकर, न्यायालय के अधीन न रखकर, अधीन न रखकर गवर्नर जनरल काउंसिल के अधीन कर दिया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर रखा गया। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको पॉइंट याद रखना है कि प्रांतीय न्यायालय व काउंसिल के लिए, प्रांतीय न्यायालय व काउंसिल के लिए नियम विनिमय का अधिकार, नियम विनिमय का अधिकार गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दिया गया। इन काउंसिल को दे दिया गया। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 4 पॉइंट आपको मैंने पिछले पेज में करवाए थे, 2 पॉइंट आपके ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो 1781 के अंदर याद रखना है कि प्रांतीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन न रखकर गवर्नर जनरल काउंसिल के अधीन रखा गया। प्रांतीय न्यायालय को याद रखना, प्रांतीय न्यायालय के व काउंसिल के लिए जो नियम बनाए गए, नियम विनिमय का जो अधिकार था वो आपके गवर्नर जनरल काउंसिल को दिया गया था। ठीक है ना, तो याद ही रखना और नोट करते चलना। इसी के बाद देखते हैं अगला जो आपका अधिनियम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है ना, देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट, इसके द्वारा सबसे पहला पॉइंट आपको डालना है, इस अधिनियम से प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को पहली बार पृथक कर दिया गया, पृथक कर दिया। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट के लिए आपको याद रखना है व्यापारिक कार्यों के लिए निदेशक मंडल व राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रक बोर्ड कह सकते हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। साथ ही आपको याद रखना है इसके द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है इसी के अंदर, इसके द्वारा कहा गया ब्रिटिश नियंत्रित भारत पर नियमित और नियंत्रण को बढ़ा दिया जाए,
बढ़ा दिया जाए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इस अधिनियम के द्वारा प्रशासनिक व आपके राजनीतिक कार्य को अलग अलग यानी कि पृथक पृथक कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना कि व्यापारिक कार्य के लिए निदेशक मंडल था, साथ ही में राजनीतिक कार्यों के लिए अलग से बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसी के द्वारा दोनों कार्यों को अलग अलग बोर्डों को सौंपने के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया था। साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना इस अधिनियम के द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश नियंत्रित जो भारत है उस पर नियमित और आपका नियंत्रण जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। और याद रखना 2 पॉइंट से इंपॉर्टेंट था। पहला तो आपका हो जाएगा इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जो आपका ब्रिटिश कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था भारत के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपको रखना है कि जो आपके इसके द्वारा व्यापारिक जो कार्य थे उन्हें अधिक क्षेत्र अधिकार मिल गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका देखते हैं इसी के साथ अगला आपका अधिनियम हो जाएगा 1786 का। एक बार इंक कर लेते हैं थोड़ा मार्कर में, ठीक है, क्लास के अंदर ही। इसके बाद आपका 1786 का एक्ट हो जाता है, जिसके अंदर 1786 एक्ट एक बार आपको बोलती रहती हूँ, उसके बाद आपको लिख के भी बता दूंगी कि 1781 का जो आपका अधिनियम आया था उसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए कहा गया था। और उनके द्वारा एक शर्त रखी गई थी, शर्त में रखा गया था कि उन्हें कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाएगा, और दूसरा कि उनकी जो परिषद थी गवर्नर जनरल परिषद के अधिकार को ना मानने की भी अनुमति दे दी गई थी। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, टॉपिक सारी इसी क्लास के अंदर क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है ना, बट पूरी क्लास नहीं, स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, आगे चलते हैं। सभी क्लास के अंदर ही बने रहना। तो नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया था 1786 का अधिनियम। ठीक है, 1786 का अधिनियम, का अधिनियम। इसके द्वारा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस 2 इंपॉर्टेंट थे, वो बहुत ज्यादा थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की गवर्नर जनरल बनने की 2 शर्त थी। पहली आपकी हो जाएगी, याद रखना, कि सेनापति व कमांडर इन चीफ का पद गवर्नर जनरल को दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसी के अंदर, गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के प्रावधानों को ना मानने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर कि 1786 का जो अधिनियम लाया गया तो उसके द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया था और उनके द्वारा 2 शर्तें रखी गई थी। शर्त में पहला क्या कहा गया था कि सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद गवर्नर जनरल को दिया जाएगा, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दूसरा आपका याद रखना, गवर्नर जनरल को विशेष मामलों में अपनी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधिकार को या आपके प्रावधानों को ना मानने की अनुमति दी गई थी। और याद रखना, पहले गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ बनने वाले, पहले गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ बनने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस
42 थे। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका रिपीट कर दिया मैंने, आप मिटा लीजिए। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट है 1793 का चार्टर एक्ट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाएगा, इस अधिनियम से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। दूसरा इंपोर्टेंट हो जाएगा कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल सब काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर अधिक नियंत्रण शक्ति प्रदान की गई। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए अधिकार भविष्य में बनने वाले गवर्नर जनरल के लिए बहाल कर दिए यानी कि जारी रखे। ठीक है, बहाल कर दिए गए। तो फिर से रिपीट करते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रह सकते हैं आपके? पहला आपका हो जाएगा कि इस अधिनियम से कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार था उसे 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। सेकंड पॉइंट इसके अंदर हो जाएगा कि कमांडर इन चीफ की जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया था, कि जरूरी नहीं है कि वो गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट आपका रखना कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर अधिक नियंत्रण शक्तियां बढ़ा दी गई थी, क्योंकि जो आपका मद्रास का आपका जो बंगाल गवर्नर जनरल था उसकी आपका सारी शक्तियां थी उसे प्रदान कर दी गई थी। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आपका रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके जो अधिकार क्षेत्र दिए गए थे, इनके भी जो मैंने पढ़ाया था कि उनको अधिकार दिए गए थे, उन्हें आगे की गवर्नर जनरल भविष्य बनने वाले गवर्नर जनरल के लिए बहाल कर दिया, यानी कि जारी रखा था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसी पॉइंट के अंदर यहाँ पे जगह नहीं है, आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल काउंसिल के जो सदस्य थे उनका जो वेतन भत्ता था वो भारतीय कोष से दिया जाएगा, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, याद रखना इसी के अंदर। अगला देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। का चार्टर अधिनियम। फर्स्ट पॉइंट आपको इसके अंदर डालना है, इस अधिनियम से
कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। याद रखना इसी के पॉइंट के अंदर, लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार अभी भी एकाधिकार था, एकाधिकार के क्षेत्र में था। एकाधिकार के क्षेत्र में था। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है इसी के अंदर, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति थी। ठीक है ना, याद रखते चलना। इसके तहत स्थानीय सरकारों को लोगों से कर लेने की अनुमति व कर ना देने पर दंड का प्रावधान भी रखा गया था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, साथ साथ याद करते चलना, इसी क्लास के अंदर याद हो जाएगा। पहली बात तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार जैसे कि मैंने आपको 1793 के एक्ट में बताया था कि 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन ये पॉइंट आपको याद रखना कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार के अंदर अभी भी कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार बहाल रखा गया था, इनकी जारी रखा गया था। थर्ड पॉइंट आपका रखना कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। साथ ही फोर्थ पॉइंट इसका याद रखना है कि इसके तहत स्थानीय सरकारों को लोगों से कर वसूली करने की अधिकृत किया गया था, इनके अधिकार दिया गया था। और कर ना वसूली करने पर, कर ना देने के अंदर आपका याद रखना दंड का प्रावधान भी रखा गया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, दंड का प्रावधान। इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं 1833 का। इंपोर्टेंट इनके पॉइंट आपको बताती चलूंगी साथ साथ, ठीक है ना। 1833 का चार्टर है, इंक और डाली थी एक बार इसके अंदर, इसी क्लास के अंदर साथ साथ चलते रहेंगे क्योंकि ज्यादा बोर नहीं होंगे, धीरे धीरे बात करते चलेंगे और क्लास में कंप्लीट आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है ना। देखते हैं, अब आगे देखते हैं। आगे आपको बताना 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का चार्टर एक्ट के अंदर आपको 1833 का चार्टर एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
बेंटिक थे। बेंटिक थे, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना इसी के अंदर, इस अधिनियम से बंबई व मद्रास को विधायिका संबंधी क्षेत्रों से अधिकारों से वंचित कर दिया, ठीक है। विधायिका संबंधी अधिकारों से वंचित कर दिया। और साथ ही में याद रखना, भारत की गवर्नर जनरल को विधायिका की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर दी, संपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई। साथ ही इसी के अंदर एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस अधिनियम द्वारा भारतीयों के लिए सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रावधान रखा गया। खुली प्रतियोगिता का प्रावधान हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अनुमति ना देने से असफल रहा प्रयास। ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ, समझ में आया तो लिखने के बावजूद। तो बताया गया था 1833 का चार्टर एक्ट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद रखने हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सबसे बड़ी बात तो याद रखो, संपूर्ण भारत का जो क्षेत्र अधिकार था ब्रिटिश के यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। जब एक आपका गवर्नर जनरल पूरे भारत के यानी पूरे देश का गवर्नर जनरल बन दिया गया था, पूरा आपका ऑलरेडी जो शक्तियां थी एक आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इस अधिनियम से बंबई और मद्रास की विधायिका की जो क्षेत्रीय विधायिका संबंधी शक्तियां थी उनसे उन्हें वंचित कर दिया गया था, और संपूर्ण विधायिका की शक्तियां पूरे भारत के गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। पहले गवर्नर जनरल भी आपको बता दिया मैंने, विलियम बेंटिक बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833, ठीक है ना। साथ ही में अगला पॉइंट आपको रखना है कि इस अधिनियम से भारत के लिए सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अनुमति ना देने के कारण, मना करने के कारण वो प्रयास असफल रहा था, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ देखते हैं, अगला आपको बताना है 1853 का। इस अधिनियम से कंपनी के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सिविल सेवा की भी परीक्षा के बारे में मैंने बताया था पुनः दोहराई गई, ठीक है ना। सिविल सेवा की प्रतियोगिता खुली प्रतियोगिता की गई, और
इसी प्रतियोगिता के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन। मैकाले समिति का गठन किया गया। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, गवर्नर जनरल की परिषद के 6 सदस्यों में से 4 भारतीय प्रांतों से रखे गए। अब 4 कौन कौन से प्रांतों से रखे गए थे, तो याद रखना, आगरा, मद्रास, फोर्थ आपको हो जाएगा बॉम्बे। इसी के अंदर फोर्थ पॉइंट याद रखना है, इसके द्वारा पूर्व अधिनियमों की भांति समय नियंत्रित नहीं था, जिससे पता चलता है कि कंपनी का शासन कभी भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। याद रखना, पहली बात तो 1853 का चार्टर एक्ट था, जो था कंपनी के शासन का लास्ट एक्ट था। किस प्रकार था लास्ट एक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको 4th नंबर पे लिख दिया है कि इसके द्वारा जो पूर्व आपके अधिनियम थे, जैसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है आपका अधिनियम, अगला ये आने वाला है, तो पूर्व जो आपके अधिनियम थे उनके द्वारा समय निर्धारित नहीं किया गया था, उनके विपरीत था ये। तो समय निर्धारित ना होने के कारण पहले लोगों को ये पता चल चुका था कि आपका लास्ट कंपनी का कभी भी जो आपका क्षेत्र अधिकार है या आपका व्यापार है वो कभी भी समाप्त हो सकता है भारत के अंदर से। तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस अधिनियम से कंपनी की विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता थी, पिछली बार जो आपका किसी कारण नहीं हो पाई थी 1833 के एक्ट के तहत, उसे खुली प्रतियोगिता का प्रावधान रख दिया गया था। और उसी खुली प्रतियोगिता के लिए 1854 में मैकाले समिति, याद रखना इंपोर्टेंट है, मैकाले समिति 1854 में गठित की गई थी। इसी के लिए थर्ड नंबर आपका रखना है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 6 सदस्य थे, 6 सदस्यों में से 4 का भारतीय रखे गए थे, और 4 भारतीयों में एक आपका आगरा से, बंगाल से, बंबई से और मद्रास प्रेसिडेंसी से। ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है, इसके पूर्व के अधिनियमों के जैसे विपरीत था, इसमें समय निर्धारित नहीं था, तो ये आपका अंतिम आपका अधिनियम था। ठीक है ना। अगला देखते हैं ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन देखते हो। ठीक है ना। का भारत सरकार अधिनियम। फर्स्ट पॉइंट आपका लिखना है, ब्रिटिश कंपनी का अधिकार समाप्त कर, कंपनी का अधिकार समाप्त कर, अधिकार समाप्त कर शासन ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया, यानी कि रानी विक्टोरिया के हाथों में। हाथों में आ गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर याद रखना है, भारत के
गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय के रूप में बदलकर वायसराय के रूप में गठित किया गया। पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसी के अंदर 4 पॉइंट आपको याद रखना है। इसके द्वारा एक नया पद भारत सचिव का सृजन किया गया। भारत सचिव का सृजन किया गया, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। और याद रखो, भारत सचिव ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। पहले यहां तक देख लेते, उसके बाद आगे बताते हैं। आपको 1858 का भारत सरकार अधिनियम था। तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, इससे पहले तो भारत सरकार अधिनियम इसलिए कहा गया था कि जिससे जनता थोड़ी जो 1857 का विद्रोह था उससे शांत हो जाए कि हाँ भी अब तो भारत सरकार का आपका अधिकार आने वाला है। तो इसका ये नाम था, याद रखना। और फर्स्ट पॉइंट आपको, कंपनी का अधिकार समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश ताज यानी कि रानी विक्टोरिया के हाथों में शासन आ गया था। ठीक है, आ गया था। सेकंड पॉइंट आपका रखना कि भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय के रूप में सृजन कर दिया गया था, यानी कि वायसराय का रूप बना दिया गया था, वायसराय का पद। और पहले वायसराय बनने वाले भारत के तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है ना। उसके बाद अगला आपको रखना है कि इसके द्वारा एक नया पद का सृजन किया गया था, जो भारत सचिव था। भारत सचिव का जो पद था, याद रखना, वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था भारत सचिव, और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, याद रखना, जो भारत की जो भी आपकी घटनाएं थी उन्हें ब्रिटिश को बताना, ब्रिटिश संसद को बताना, उसका महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। और इसी के अंदर साथ में एक यहाँ पे जगह है, इसी में याद रखना, यहाँ पे लिख लेना। इसके द्वारा द्वैत शासन का समाप्त कर दिया गया। तो द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। 1861 का अधिनियम, के अधिनियम देखते हैं। इंक डालेंगे। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना, वायसराय को आपातकाल की स्थिति में बिना काउंसिल की अनुमति के संतुष्टि के बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है इसी के अंदर, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा
द्वारा 1862 में अपनी काउंसिल के अंदर, अपनी काउंसिल में 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया, मनोनीत किया गया। 3 भारतीय कौन कौन हो जाएंगे? सर दिनकर राव, दूसरे आपको होंगे बंगाल के, बनारस के राजा, और तीसरे आपको होंगे पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। ठीक है, इन तीनों को। और इसके द्वारा भारतीयों को कानूनी, आपको पॉइंट ध्यान था, कानून निर्माण में शामिल करने के लिए कहा गया, शामिल करने के लिए कहा गया था। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपको। जैसा कि मैंने कहा था कि वायसराय को आपातकाल की स्थिति में बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आता है कि इसके द्वारा भारतीयों को कानून निर्माण में शामिल करने के लिए कहा गया, और कानून निर्माण में शामिल करने के लिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया था। 3 भारतीय मनोनीत करने वाले लोग कौन कौन से थे? तो सर दिनकर राव थे, दूसरे आपके हो जाएंगे बनारस के राजा, और तीसरे आपके हो जाएंगे पटियाला के महाराजा। तो याद रखना, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि आपातकाल की स्थिति में आपकी काउंसिल के अध्यादेश को मानने, अपनी काउंसिल की संतुष्टि को न मानने के अधिकार के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, और कानून निर्माण में भारतीयों को शामिल किया गया था। उसी शामिल करने के लिए 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1862 में, जिसमें आपके पहले आपके हो रही सर दिनकर राव, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा। ठीक है, इसी के साथ अगला देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर देखेंगे, इस अधिनियम से केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी, दूसरा आपको याद रखना है, इसके द्वारा 2 इंपोर्टेंट पॉइंट थे, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं थे। इसके द्वारा काउंसिल के अंदर विधान परिषद में बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसके आपके 2 इंपोर्टेंट पॉइंट रहते, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। दूसरा आपको इसी के अंदर याद रखना है कि इसके द्वारा विधान परिषद में बजट पर बहस करने की अनुमति दे दी गई थी, बजट पर बहस करने। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना नहीं था।
अगला देखते हैं। बात 1909 का भारत परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम, फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। पहली बात तो इसे मार्ली मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। मार्ली मिंटो सुधार या मार्ली मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, पहली बार भारतीयों को वायसराय व गवर्नर की काउंसिल में एसोसिएशन की अनुमति दे दी गई। जो चयन करने एसोसिएशन की अनुमति दी गई। थर्ड पॉइंट आपका है ना, सत्येंद्र नाथ सिन्हा वायसराय की परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है, यह विधि सदस्य थे। ये विधि सदस्य थे, याद रखना, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व रखा गया। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट आपका इंपोर्टेंट है। सोचो आप, जो आपको एक ही क्लास में अगर आप किसी से पढ़ोगे तो एक टॉपिक आपको एक क्लास में कराया जाएगा, एक टॉपिक एक क्लास में, इसी क्लास के अंदर सारे टॉपिक करवाए जाएंगे और साथ में समझाए भी जाएंगे। तो आपका टॉपिक क्या था, आपका अगला एक्ट था 1909 का, 1892 के एक्ट के बाद 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें जो क्या परिवर्तन किए गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाएगा। इस प्रकार पूछ सकता है एग्जाम में कि मार्ली मिंटो अधिनियम किस एक्ट को कहा जाता है, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ली मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है इसके अंदर कि पहली बार भारतीयों को वायसराय गवर्नर की काउंसिल में एसोसिएशन करने की अनुमति प्रदान की गई थी और सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर या वायसराय की परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। और पहले भारतीय सदस्य जो बने थे उसे विधि सदस्य के नाम से जाना गया था। और फिफ्थ पॉइंट आपका था कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व रखा गया था, प्रतिनिधित्व का, ठीक है, प्रावधान रखा गया था। इसी के साथ अगला देखते हैं। मार्ली मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है ना, मार्ली मिंटो को। अगला देखते हैं 1909 का, 2 या 3 और रहेंगे आपके, ज्यादा बड़ा नहीं है। 1919 का भारत शासन। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या हो जाएगा, इससे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, इस अधिनियम से विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा
राज्यसभा का गठन किया गया। थर्ड पॉइंट आपका रखना है, इस प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। फोर्थ पॉइंट आपको रखना है, इस अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। फिफ्थ पॉइंट आपको रखना है, लोक लेखा आयोग का गठन 1926 में इसी अधिनियम से किया गया। अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, फिर से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट करते हैं। जगह नहीं है, आपको एक पॉइंट लगाना, वो अगले पेज पे बता दूं, ठीक है ना। तो क्या कहा था, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत अधिनियम वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इसको देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। सेकंड पॉइंट आपको रखना है कि इसी अधिनियम से विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था, जिससे आपका द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ किया गया था। द्विसदनीय व्यवस्था किस प्रकार हो गई थी कि राज्य में राज्यसभा रहेगी और केंद्र में लोकसभा रहेगी, ठीक है ना। वहीं आपको अगला देखना है कि इस अधिनियम से भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। नया पद भारतीय उच्चायुक्त बनाया गया था, उसकी नियुक्ति 1919 के अधिनियम के द्वारा की थी। और लोक लेखा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में लोक लेखा आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट अगले पेज पर लिख देते हैं। इसके द्वारा केंद्र का बजट राज्यों के बजट से पृथक कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की अनुमति दी गई। अनुमति दी गई। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए मैं लिख के बताया, तो चाहती तो मैं बोल के बता सकती थी। लेकिन इसके द्वारा केंद्र का बजट जो राज्यों के बजट से पृथक कर दिया गया था और केंद्र सरकार को, राज्य विधानसभा को ये आपकी अनुमति दे दी गई थी, अधिकार दे दिया गया था कि वो चाहे तो अपना अलग से बजट बना सकती है, यानी कि विकास बजट का प्रावधान रख सकती है, ठीक है। इसके द्वारा अगला देखते हैं। इसी के द्वारा अगला आपके दो इंपॉर्टेंट अधिनियम रह रहे हैं। पहला आपका हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम फर्स्ट पॉइंट इसका डालते हैं, तो इसके द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्र व
केंद्र व प्रांत के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 सूचियों में बांटा गया था ना, 3 सूचियां हो जाएंगी, 3 सूचियों में बंटवारा किया गया था। एक आपका केंद्र सूची, संघ सूची कह सकते हो, दूसरा आपका राज्य सूची, तीसरा आपका समवर्ती सूची। भैया आपको अगला पॉइंट याद रखना है, प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया गया, कर दिया। केंद्र में द्वैध शासन को की शुरुआत की गई, फिर से की शुरुआत की गई। 5th पॉइंट आपको याद रखना है, इसके द्वारा दलितों, महिलाओं व मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र रखा गया। पहले यहाँ तक देख लेते, उसके बाद 1-2 पॉइंट और है वो दूसरे पेज पे देख लेते, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले मैंने बताया कि 1935 का दिन तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इतिहास में, और कहा भी जाता है कि जो आपका संविधान निर्माण है उसमें 1935 के सबसे ज्यादा प्रावधान रखे गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि इसके द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट आपको हो जाएगा कि केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया था, तो याद रखना आपका केंद्र सूची, राज्य सूची और आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची के अंदर याद रखना 59 विषय रखे गए थे, 59 विषय थे। इसके अंदर 54 विषय थे, 54 विषय, और आपकी 36 विषय समवर्ती सूची, सॉरी ठीक है 36 विषय। एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। केंद्र सूची के अंदर कितने विषय, 59 विषय, राज्य सूची के अंदर 54 विषय और समवर्ती सूची के अंदर 36 विषय रखे गए थे। अगला पॉइंट आपको देखना कि प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र में फिर से याद रखना द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखना कि इसके द्वारा दलितों, महिलाओं व आपके मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र रखा गया था। 1-2 पॉइंट और है वो एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेकर रखना। एक पॉइंट और आपका एक आपका नियम रह जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक रह जाएगा। ये 1935 के अधिनियम में देख लो, 2-3 पॉइंट रह रहे आपके, ये आपके हो जाएंगे, याद रखना। के अधिनियम में याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके द्वारा 1935 में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना, केंद्रीय बैंक आरबीआई, ठीक है, की स्थापना की गई। दूसरा आपका करना है संघीय सरकार का गठन किया गया, संघीय सरकार का गठन किया गया था, साथ ही अगला पॉइंट आपका रखना है 1858 में गठित भारत परिषद जो थी उसको समाप्त किया गया। इसके लिए आप पॉइंट भी देख सकते हो, 6 पॉइंट उसमें उत्तर करवाए थे, 3 पॉइंट आपके कम से कम 9 पॉइंट इसके अंदर सारे इंपोर्टेंट है। तो 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा 1935 में एक आपका केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई थी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे वर्तमान में आप जानते हो। संघीय सरकार का गठन किया गया था, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहना कि 1858 जो गठित की गई भारत परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं 1947 का अधिनियम, और इसी क्लास के अंदर आपको एक क्लास के अंदर सारे क्लियर करवा दिया, आप देख सकते हो, इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए। तो 1947 का
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947, ठीक है। इससे माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का बंटवारा दो देशों के रूप में पाकिस्तान व भारत, ठीक है, के रूप में हुआ। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इसके द्वारा इस अधिनियम से यह अधिकार प्राप्त था कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए भारत सरकार अलग से कानून बना सकती है, संविधान सभा, ठीक है ना, से कानून बना सकती है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, इसके द्वारा संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। इससे यह भी स्वतंत्रता दी गई, इससे यह स्वतंत्रता थी प्राप्त थी कि कोई भी देसी रियासत चाहे तो पाकिस्तान डोमिनियन व भारत डोमिनियन में शामिल हो सकती है। तो फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसके द्वारा जो माउंटबेटन घोषणा पत्र आया था, उसके आधार पर भारत का बंटवारा दो देशों में हो चुका था, भारत और पाकिस्तान, और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन हो चुका था। चाहे तो वो पाकिस्तान की जो भारत की संविधान सभा थी 1946 में गठित की गई थी, और वहीं पे आपको पाकिस्तान में भी एक संविधान सभा का अलग से गठन उनके संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस अधिनियम से यह अधिकार प्राप्त था कि किसी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए संविधान सभा को यह स्वतंत्र थी कि वो अलग से कानून बना सकती है उस कानून को समाप्त करने के लिए। थर्ड पॉइंट इसी के अंदर आपको याद रखना है कि इसके द्वारा संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जो आपका संविधान का निर्माण हुआ था, जो आपका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट आपको फोर्थ पॉइंट याद रखना है कि इससे यह स्वतंत्रता प्राप्त थी देशी रियासतों को कि वो चाहे तो अपनी मर्जी से अपनी स्वतंत्रता से भारत डोमिनियन, पाकिस्तान डोमिनियन में किसी भी राज्य में किसी भी देश के अंदर मिल सकती है, ठीक है ना, ये स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मैंने पूरी कोशिश की थी क्लास के अंदर समझाने की और याद भी करवाने की। तो मैं इस प्रकार आपको हर तरीके से नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल वार्ता के आधार पे समझाने की कोशिश की थी और याद भी करवाने की कोशिश की थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, ऐसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ने के लिए एजुकेशन एनीवेयर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।